हाँ जी, नमस्कार। मैं संजय नैन, विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। पिछली क्लास में अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वहाँ तक बात कर ली थी। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए अपने साथ। सभी को नमस्कार। हाँ जी, तो पिछली क्लास में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वहाँ तक अपने पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अपना मूल अधिकार जो है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में अपने पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। बेसिकली शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भाषा, लिपि, संस्कृति इनके संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 29 जो है वो ये बात कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण हो। अल्पसंख्यक यहाँ पे एक शब्द लिखा है हमने, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को अपने आर्टिकल 29 में लिखा है। अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित संविधान में किसी भी स्थान पर नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित संविधान में नहीं किया गया। शब्द जरूर लिखा है लेकिन अल्पसंख्यक किसे माना जाए इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर किसे माना जाता है अल्पसंख्यक? तो बेसिकली अभी जो अवधारणा है वो ये है कि भारत की कुल आबादी के 50% से कम जनसंख्या जहां पर जिस धर्म से संबंधित जिनकी रहती है वो अल्पसंख्यक है। 50% से अधिक है वो बहुसंख्यक है, 50 से कम वाले अल्पसंख्यक है। तो भारत में 79 समथिंग हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और बाकी अन्य सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो एक हिंदू धर्म, उसके अलावा बाकी जो है वो अल्पसंख्यक इस हिसाब से। हालांकि अभी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाइयां चल रही है, याचिका दायर की गई है। ये लगाई गई है कि ये जो भारत पूरे देश के आधार पे जो अल्पसंख्यक का निर्धारण है ये गलत है। ये आधार है उस याचिका का कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण या राज्य के हिसाब से या जिले के हिसाब से, तहसील के हिसाब से, जिस भी प्रकार से हो, राज्यों के हिसाब से होना चाहिए या जिले के हिसाब से होना चाहिए, उन आधारों पर जो है वो अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाए। क्योंकि अनेक स्थान, अनेक राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पर अभी अपने बात की कि भारत की कुल आबादी की 79% के लगभग हिंदू रहते हैं, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है, वो अल्पसंख्यक की 50% की आबादी से भी कम है, लेकिन वहां पे भी वो क्या माना जाएंगे? बहुसंख्यक माना जाएंगे। तो उनको उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो इसीलिए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है। खैर अपने इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, अपने बात करते हैं नेक्स्ट आगे आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है वो बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से संबंधित प्रावधान करता है। अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं तथा उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये बात कहता है अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उनकी जो संपत्ति है वहां पे संपत्ति का अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो शिक्षण संस्थाएं
उनके लिए संपत्ति का अधिकार जो है वो लागू है। सरकार यदि अल्पसंख्यक वर्ग की किसी भी शिक्षण संस्था की संपत्ति को अधिग्रहित करती है तो उसको जब सरकार के द्वारा जो वेतन दिया जाएगा वो वेतन बाजार भाव से दिया जाए। बेसिकली जब सरकार कोई किसी भूमि को अधिग्रहित करती है तो वो डीएलसी, जिसको अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसके आधार पर पैसा देती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रावधान विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया गया है कि उनको जो पैसा दिया जाएगा वो बाजार भाव से दिया जाए। तो ये बात करता है आर्टिकल 30, क्या शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की बात अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ये बात कहता है आर्टिकल 30। नेक्स्ट अपना मौलिक अधिकार है 32। आर्टिकल 32 अपना अगला मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कहा जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 30 तक हमने पढ़ा, अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ा। अनुच्छेद 31 में शुरू में बात की थी अपने कि संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहां से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 32 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अधिकारों की आत्मा कहा है। अधिकारों की आत्मा। कोई आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछे कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अधिकारों की आत्मा कहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। संविधान की आत्मा से संबंधित एक क्वेश्चन होता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो प्रस्तावना से रिलेटेड है। तो अधिकारों की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। क्यों कहा गया? ये इसलिए क्योंकि अधिकारों से रिलेटेड जो संवैधानिक उपचारों का ये अधिकार है अपना, इसमें सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की याचिका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की, और वो 5 प्रकार की रिटें सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उस समय जारी कर सकता है। इस कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे अधिकारों की आत्मा कहा। 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस जिसको कहा जाता है, हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसमें बंदी बनाए गए व्यक्ति से रिलेटेड, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने की बात करता है। 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए ताकि उसकी गिरफ्तारी का कारणों का पता लगाया जा सके। यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ, अक्सर अपनी ऑफलाइन जब क्लास चलती है उस समय स्टूडेंट कहते हैं कि सर 24 घंटे का मतलब यदि संडे आ जाए या छुट्टी हो, कुछ भी हो तो वो 24 घंटे का मतलब यहाँ पे 24 घंटे ही है। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, चाहे संडे हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, कोई भी तीज त्योहार हो, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित करना अनिवार्य है। ये बात कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी जिस व्यक्ति को बना दिया गया, न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थित किया जाए। और यदि किसी व्यक्ति को
अवैध तरीके से या गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उस व्यक्ति के लिए न्यायालय उसको अवैध, जिसको गिरफ्तार किया गया, अवैध बंदी बनाया गया है, उसको न्यायालय छोड़ सकता है, आजाद कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है, उसको छोड़ सकता है न्यायालय। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात है। जहाँ पे अपने एक हैबियस कार्पस नाम से एक वाद भी फेमस है। जिस समय भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 के अंदर, जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार में की गई, तो उस समय उस आपातकाल के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारत में जेल के अंदर लोगों को डाला गया। जब अलग अलग स्थानों पर जेल में डाला गया तब लोग भाग भाग कर जो है वो न्यायालयों के अंदर पहुंचे, अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में पहुंचे। और उस समय एक उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों में जब पहुंचे, उस समय 11 उच्च न्यायालयों ने, 14-15 उच्च न्यायालय थे उस समय, 11 उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया कि जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग राज्यों में जो लोगों को गिरफ्तार सरकार कर रही है, अवैध है, ये गलत है, गलत तरीके से आप इनको गिरफ्तार कर रहे हो, इनको छोड़िए, आजाद कीजिए इनको। ये जो निर्णय दिया गया उससे केंद्र सरकार को धक्का लगा और केंद्र सरकार जो है इस निर्णय के बचाव के लिए जो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को बाद में बदल देती है और सुप्रीम कोर्ट के वो काले दिन के रूप में भी उस निर्णय को जाना जाता है। ठीक है, तो 11 उच्च न्यायालयों ने जो निर्णय दिया कि इनको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, इनको छोड़ दिया जाए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट उनको बंदी बनाने का आधार जो है वो सही बताती है। तो ये जो मामला था इसको हैबियस कार्पस वाद के नाम से जाना जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना ताकि उसकी गिरफ्तारी के कारणों का पता लगाया जा सके। ये बात कहता है पहली जो याचिका है, पहली जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसकी बात है। दूसरी अपनी मैंडमस, परमादेश। दूसरे अपने परमादेश की बात करते हैं, मैंडमस की बात करते हैं। परमादेश बड़ा आदेश, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। परमादेश आदेश देना ये उस समय है यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक कर्मचारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा और उस समय किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उससे हनन हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट परमादेश या मैंडमस याचिका जारी कर सकता है। परमादेश या मैंडमस याचिका जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। अगली याचिका अपनी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। और एक याचिका है अपनी उत्प्रेषण, सर्स्योरी जिसको कहा जाता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्स्योरी। और एक याचिका अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, क्यू वारंटो, अधिकार प्रच्छा। ये जो दोनों याचिकाएं हैं दोनों लगभग समान है, थोड़ा अंतर है इनमें। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ये रिट जारी की जाती है उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध। उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, ये रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है।
सामान्यतः बेसिकली सारी रिटें जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी। बड़ा न्यायालय, सीधे शब्दों में यदि बात करें तो बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय की तरफ, छोटे न्यायालय को यह रिट जारी करता है और वो अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करने की बात कहता है। उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करने की बात जो है वो करता है इस प्रतिषेध के रिट के अंदर। उत्प्रेषण जो है वो भी उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय के लिए जारी की जाती है। और इस रिट के अंदर लंबित पड़े मामले, जो मामले लंबित पड़े हैं उन मामलों को अपने यहां पर भेजने के लिए यह याचिका जारी करता है कि ये जो आपके पास लंबित पड़े हैं मामले काफी समय से, उन मामलों को मेरे पास जो अब आप ट्रांसफर करिए। तो वो लंबित पड़े मामलों को भेजने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो उत्प्रेषण है। प्रेषित करना मान लीजिए, लंबित भेजना, प्रेषित करना, लंबित मामले जो है वो उत्प्रेषण, ठीक है। अधिकार परीक्षा क्यों वारंट हो, किस अधिकार से जो है वो उसकी बात। यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी पद को धारण किए हुए, जिस पद के वो योग्य नहीं है फिर भी उसने वो पद धारण कर रखा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जो है वो जारी की जाती है कि आपने किस आधार पर यह पद धारण कर रखा है, तो वो क्यों वारंटो रिट कहलाती है। ये 5 प्रकार की रिटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिटें हैं और हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जो है वो इनसे संबंधित जारी कर सकता है। हाई कोर्ट रिट जारी करने के मामले में मूल अधिकारों सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली है। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। एक 5 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट ये जारी करता है और एक छठी रिट जो है वो इंजंक्शन जो है वो भी जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों की जो रिट है वो जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो ये रिट से संबंधित बातें थी। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये अपना अनुच्छेद 32 था। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है वो बात करता है सैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर। अनुच्छेद 33 कहता है कि सैन्य बल, गुप्तचर, अर्धसैन्य बल, पुलिस, इनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। इनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आर्मी हो चाहे पुलिस हो, अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो है जैसे रो है, तो इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनके मूल अधिकार जो है वो प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ये बात कहता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 जो है, आर्टिकल 34 सैन्य शासन की बात करता है। सैन्य शासन या मार्शल लॉ, सैन्य शासन या मार्शल लॉ की बात करता है आर्टिकल 33। सैन्य शासन, मार्शल लॉ। अनुच्छेद 33 ये बात कह रहा था कि सैनिकों के, पुलिस के, अर्धसैन्य बल के, गुप्तचर एजेंसियों के, उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। आर्टिकल 33 ये बात कहता है।
आर्टिकल 34 ये कहता है कि सैन्य शासन के दौरान जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो जाए वहां पे नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती हो सकती है, नागरिकों के मूल अधिकारों में भी कमी की जा सकती है। ये बात कहता है आर्टिकल 34। और उससे जो भी नुकसान हो या भरपाई करने जो है वो संसद करेगी। इसको अपने एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपने श्री गंगानगर जिले की जो सीमा है वो अपने पाकिस्तान के साथ लगती है और अपने सारी एग्रीकल्चर लैंड है, सारी कृषि योग्य भूमि है। तो अब मान लीजिए भारत का और पाकिस्तान के मध्य किसी बात को लेकर तनाव हो गया और इधर से जो वो पाकिस्तान का आक्रमण हो, तो अपनी सेना जो है जवाबी कार्रवाई करने के लिए जब अपने तोप वगैरह जो भी उनके हथियार हैं उनको सप्लाई करने के लिए बॉर्डर तक पहुंचाए, तोप वगैरह जो लेके जाए, तो उससे जो कृषकों की, किसानों की जो फसल है वो यदि खराब भी हो तो उस समय वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे जाने नहीं देंगे या मूल अधिकारों में हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, नहीं, जा सकते हैं। दूसरी बात, उन हुए नुकसान की भरपाई जो है वो कौन करेगी? वो संसद करेगी। तो ये बात कहता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 जो है वो किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 35 ये संसद के पास है कि संसद मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाएगी, मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाएगी संसद। ये बात करता है आर्टिकल 35। तो ये अनुच्छेद 35 संसद मूल अधिकारों के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 34 सैन्य शासन, मार्शल लॉ की बात करता है कि मार्शल लॉ, सैन्य शासन, जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू है वहां पे नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और अनुच्छेद 33 सैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर, इनके जो अधिकारी कर्मचारी है उनके मूल अधिकारों में जो है वो कटौती की जा सकती है। तो ये अपना टॉपिक मूल अधिकार जो है वो कंप्लीट है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से अपने शुरू किया था और 35 तक अपने मूल अधिकारों की डिटेल से अपने बातें कर चुके हैं। यदि फिर भी आपका मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। अभी टॉपिक अपना मूल अधिकार कंप्लीट हो चुका है। मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है? किस आर्टिकल में पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? वेरी गुड। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, शाबाश। हैबियस कार्पस वाद का संबंध किस याचिका से है? हैबियस कार्पस वाद का संबंध किस रिट से है भाई? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता किस देश से ग्रहण की गई है? ठीक है, तो ये अपने मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आपका और भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक अगली क्लास में अपने नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।